नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष पास कोर्स के विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं और एक अंतराल के बाद मैं आपका वीडियो के माध्यम से अध्यापन शुरू हो रहा है। कुछ परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी और उसमें निश्चित रूप से व्यस्तता रही है। बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध की बात कर रहा हूँ। दो तरफ से आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली के इतिहास को, दिल्ली में इस्लामिक सत्ता और उसके इतिहास को, और राजस्थान के इतिहास को। पुनः एक बार स्मरण करा रहा हूँ आपको कि राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, बांगल, ढूंढार ये प्रदेश थे। दिल्ली में 1206 में दास वंश की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। विभिन्न राजवंशों ने राज किया, तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद, उससे पहले गुलाम वंश। और इन सब राजवंशों की स्थापना के राजवंशों के राज करने के बाद 1526 में एक परिवर्तन आता है। मध्य एशिया से बाबर भारत आता है और वह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब यहां एक इक्वेशन, एक समीकरण नई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा गद्दी प्राप्त करते हैं संग्राम सिंह के नाम से 1508 में, और 1517 में खातौली के युद्ध में वो पराजित कर देते हैं इब्राहिम लोदी को। जो बाबर इब्राहिम लोदी को 1526 में पराजित करता है, उसी इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 1517 में ही पराजित कर देते हैं। मैं जो इस व्याख्यान में आपको समझा रहा हूँ, इसमें बीच बीच में तथ्य आते हैं बच्चों। उस तथ्यों को नोट करते जाइएगा कि पानीपत का युद्ध मैंने कब बोला, खातौली का युद्ध मैंने बोला, किस किस के बीच हुआ, बाबर कहाँ से आया, कौन था। ये मेरे व्याख्यान में हो जाएगा, क्योंकि एक व्याख्यान और समझाने के माध्यम से वीडियो प्राप्त कर रहा हूँ, कोई प्रश्नोत्तरी के और उसके माध्यम से नहीं किया गया है। इसलिए कागज और पेन लेकर आप जरूर बैठिएगा, और जो जो आपको इम्पोर्टेंट बिंदु लगते हैं या जो लगता है कि इस तरीके से इतिहास के तथ्यात्मक बिंदु के राम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर नोट करते जाइएगा, वैसे ही जैसे क्लास में करते हैं। अब राणा सांगा के समय में महमूद बेगड़ा, महमूद खिलजी, मालवा गुजरात और स्वयं वे राजस्थान में। लेकिन संग्राम सिंह ने अपनी व्यक्तित्व से, अपनी वीरता से और अपने मेवाड़ में स्वयं के प्रभुत्व से, जबकि वो बहुत तृतीय क्रमांक पे थे, मेवाड़ की सत्ता प्राप्त की और आसपास के जितने भी मजबूत राजपूत वंश थे उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने पर विवश भी किया। और जब उन्होंने अपना ये नेतृत्व स्वीकार करने पर विवश किया तो एक निश्चित बात ऊपर आती है कि कहीं वापस आशा जगी है कि जो पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए थे, हिंदू पताका फैलाने, हिंदू पद बादशाही, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का। अब यहां एक बात आती है कि 1526 में बाबर जब भारत पर आक्रमण कर देता है और 1527 में दोनों के मध्य खानवा का युद्ध होता है, तो उसके मौलिक कारण क्या थे। सीधा बिंदु आता हूं। 1527 में दोनों के मध्य खानवा का युद्ध होता है और महाराणा सांगा को पराजित होना पड़ता है। अब इसमें एक बात जो सामने आई है कि महाराणा सांगा के प्रारंभ में उन्होंने अजमेर चाकसू पर अधिकार किया, प्रारंभिक सत्ता भी रही, महमूद बेगड़ा का शासन रहा, और उन नासरुद्दीन जो मालवा में नासरुद्दीन था, गुजरात में बेड़वा का शासन था। राजपूत शासकों की विस्तारवादी नीति जो थी वो उन सबको उन्होंने अपने नेतृत्व में मार्गदर्शन दिया कि आपको कितना करना है, और इस प्रकार धीरे धीरे वह एक मजबूत शासक राणा के रूप में उभर के आए। उन्होंने 1517 में खातौली का युद्ध भी प्रारंभ किया और बाबर के साथ में उनका संघर्ष हुआ खानवा के युद्ध में। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध। अब संघर्ष के कारण क्या थे। यहाँ राजपूत इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार के मत थोड़े से अलग हैं, और बाबर ने जो अपनी बाबरनामा में लिखा है वह अलग है। बाबर ने बाबरनामा में ये कारण लिखा है
कि राणा सांगा ने पहले बाबर से ये संपर्क किया कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे उत्तर की तरफ से, तो दक्षिण की तरफ से राणा सांगा करेंगे, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी से भय खाते थे। ऐसा बाबरनामा में लिखता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार और राजस्थान के इतिहासकार इस बात को कदापि उचित नहीं मानते, क्योंकि राणा सांगा पहले ही पराजित कर चुके थे। लेकिन हो सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद बाबर की इच्छा हो गई हो कि वह भारत में ही स्थायी शासन करे, जैसा कि बाबर के प्रारंभिक जीवन में हम पढ़ते हैं कि फरगना समरकंद के बीच में झूलता रहा मध्य एशिया में, काबुल और फरगना से, तो यहाँ उसको स्थायित्व प्राप्त होने की आशा रही हो, इसलिए अब उसे राणा सांगा उसके साथ युद्ध करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने की जरूरत हो गई थी। दूसरा ये था कि दोनों का महत्वाकांक्षा था। बाबर भारत में साम्राज्य, मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली और राजपूताना का भौगोलिक क्षेत्र बहुत पास पास में है और निश्चित रूप से युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो यहाँ एक बात सामने ये भी आती है कि दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों साम्राज्यवादी थे। पानीपत के बाद राणा की गतिविधियों ने बाबर को राणा सांगा की लड़ने के लिए किया, क्योंकि राणा सांगा ने निश्चित कर लिया था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाबर भारत में जरूर आएंगे, और उन भूभागों पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था जो दिल्ली सल्तनत के थे। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में बाबर स्वाभाविक रूप से ये समझता था कि जो भी दिल्ली सल्तनत का भाग है वह सब हमारा है, लेकिन राजस्थान के भूभाग पे जो सीमाएं टच हो रही थी उन सबको उन्होंने आक्रमण कर दिया। महत्वाकांक्षी थे दोनों, बाबर और राणा सांगा का एक दूसरे पर आरोप लगाना, राणा सांगा का दिल्ली सल्तनत के आसपास के बीच में करना, और एक और था कि राणा सांगा के पास में कुछ अफगान शत्रुओं को जो आए थे वो राणा सांगा ने उनको संरक्षण दे दी थी। और हम जानते भी हैं कि राणा सांगा ने लगभग सभी जातियों को सभी समुदायों को एक समरसता पैदा करके उनको दिया दिया। और एक कारण जो सामने नाम नजर आता है, ये चार कारण तो हो गए, पांचवा कारण जो एक नजर आता है कि एक सांस्कृतिक और जो कहना चाहिए धार्मिक वैमनस्यता भी थी कि वो हिंदू संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे और बाबर इस्लाम के प्रचार के लिए बिल्कुल आतुर था। और ठीक इसी समय में खानवा का युद्ध शुरू होता है, और खानवे के युद्ध में 16 फरवरी 27 को आगरा से कूच करके वह फतेहपुर सीकरी पहुंचता है बाबर। और हमको पता भी है, इस घटनाक्रम को हम जानते हैं कि प्रारंभ में राजपूत सेनाओं ने मुगल सेनाओं की हालत ख़राब कर दी। बयाना के के पहले उसके लगभग ज़बरदस्त तरीके से राजपूत सेना ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया। और यहाँ एक बात और सामने निकल कर आती है कि बाबर की सेनाओं ने ये कभी कहा बाबर को कि जितनी मशक्क़त जितनी हमको इस दौरों में करनी पड़ रही है, राजपूतों के पराजित करने में पड़ रही है, इतनी हम मध्य एशिया में करेंगे तो हमारा साम्राज्य बहुत विस्तृत हो जाएगा, अतः वापस लौट चलो। उन्होंने सिकंदर के वापस लौटने का भी स्मरण कराया, लेकिन यहाँ बाबर दृढ़ संकल्प रहा। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, उसकी आत्मकथा, उसमें लिखा भी है कि वह पूरा दम लगा। उन्होंने सारे सैनिकों को जोश बढ़ाया। इस युद्ध को उसने धार्मिक युद्ध का नाम दिया, जिहाद का नाम दिया, और उसने ये कहा कि अपने पास तोपखाना है और आगे जो है वो पैदल लड़ती हैं, और इस तोपखाने से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजय प्राप्त करेंगे अगर हम इस सेनाओं में मनोबल रहेगा तो। उसने जो है शराब के बर्तन तोड़ दिए, मांस खाना बंद ले लिया, इस तरीके की शपथ जो है ना, मदिरा का, मांस का सेवन बंद करिए, सैनिकों के सामने उसने बहुत अधिक जोश दिलाया। और एक बार पुनः जो है सैनिक तैयार हुए और फिर वापस मार्च 17 में फतेहपुर से लगभग 1527 में वह दिल्ली की तरफ से कूच करता हुआ खानवा के मैदान में आ डटा। उधर से राणा सांगा ये जानते थे कि कहीं ना कहीं पर युद्ध लगभग संभव है, इसलिए मार्च 17 में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में लगभग आ डटी। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे के लगभग रणबेरी उठी और राणा ने अपने सेना के साथ मुगल सेनाओं को जो है आक्रमण करने का आदेश दे दिया। और बाबर की तुलना में सांगा के पास में सैनिक अधिक थे, ये भी निश्चित है। लेकिन जिस सुनियोजित तरीके से पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था, यहाँ भी यही उन्होंने लगाई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बाबर राणा सांगा को युद्ध में घायल हो गए और उनको ले जाया गया। बाद में 1-1.5 वर्ष बाद में ईडर के वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, राजपूत सेना पराजित हो जाती है। यानी पहला अल्पकालिक युद्ध और दूसरा पूर्ण युद्ध, उसमें और राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ता है। हिंदू चुनौती समाप्त हो जाती है। बाबर भारत में रहने का स्थायी मानस बना लेता है। 2 बड़े विश्व, 2 युद्ध, 2 बड़ी शक्ति राजपूताना और दिल्ली को पराजित कर दिया,
और अब भारत में एक मुगल साम्राज्य स्थायी हो गया। अब राजा बाबर उनकी तरफ बढ़ रहा है जिन्होंने इन दोनों को सहारा दिया था, इसलिए आगे चंदेरी का और घाघरा का युद्ध लिखा जाता है, जो फर्स्ट पेपर में आप पढ़ोगे। तो इस प्रकार बाबर ने ये युद्ध जीत लिया राणा सांगा के विरुद्ध, खानवा का, मार्च 1527 में। और इसके अगर आप परिणाम कारण देखें युद्ध के, तो राजपूत सेना में अधिक थी लेकिन व्यू रचना अधिक थी। तुलगुमा पद्धति जो मैंने बताया था आपको, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, तोप खाने का बहुत अधिक था। और बाबर ने सैनिकों में जोश भर दिया था। राजपूतों को जो है लड़ने का कौशल, लड़ने की शक्ति तो अधिक थी लेकिन कौशल बहुत कम था। सांगों को सांगा ने अपने आप को स्वयं को भी युद्ध में झोंक दिया था, जबकि वह नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अधिक रखते थे। बयाना पर विजय प्राप्त करने के बाद राणा सांगा ने सीधा सीकरी को न जाकर भुसावल सीकरी का मार्ग पकड़ा था। फलस्वरूप उसने 1 महीना व्यर्थ गवा दिया। भुसावल, भरतपुर में जो भुसावल क्षेत्र है, वहां से घूमते हुए वो गए थे। ये भी एक बहुत मरकार था। युद्ध के प्राप्त राणा सांगो को गलत मिली थी कि वह शीघ्र ही अपनी विशाल सेना के साथ साहित्य प्राप्त कर देगा। युद्ध जैसे ही पराजित हुआ, युद्ध शुरू हुआ, बाबर को उसका लगा था कि राणा सांगो के वे बहुत जल्दी ही इसको प्राप्त कर लेंगे, युद्ध सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कर्नल टॉड, हरविलास शारदा, शामला आदि इतिहासकारों ने मानते हैं कि युद्ध के अंतिम दौर में सलदी तंवर तथा नागौर के जो खानजादा थे वो ने राणा सांगा के साथ में विश्वास कर दिया था। ये 2 नाम, सलदी तंवर और नागौर के खानजादा था, इनका नाम आता है और इनकी वजह से निर्णायक क्षेत्र में युद्ध पहुंच गया। राणा सांगे की सेना को पराजित होना पड़ा। अगली नेक्स्ट हम पराजय के कारणों पर और अधिक विचार और खानावा के युद्ध के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।